हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कमरे में गए हो कुछ ढूंढने के लिए और आप जाते जाते भूल गए हो, अरे क्या ढूंढना था, या फिर आपको किसी का नाम याद नहीं रह पा रहा है, या फिर आप क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हो, आंसर पढ़ना चाह रहे हो, कुछ याद करना चाह रहे हो, लेकिन आपको याद नहीं हो पा रहा है। आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप शब्द तो पढ़ रहे हो, लेकिन वो दिमाग में नहीं जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को रिकॉल करना सोचते हैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी यही सब कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, ये हम आज देखते हैं। और ये किस किस कंडीशन में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। और इस छोटी सी बीमारी तो नहीं कहेंगे, सिम्टम है, दैट इज ब्रेन फॉग। और ये स्टार्टिंग कंडीशन है किसकी, ये मैं आखिरी में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें ब्रेन फॉग की, तो ब्रेन फॉग कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है कि भाई अब बस भूल ही जाओगे या याददाश्त चली ही गई है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है, जो हमारी याद करने की इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। हमें चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। कोई हमने कहीं शब्द कुछ पढ़ा होता है, हम उसे रिकॉल करते हैं, वो रिकॉल नहीं हो पाता है। उसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो हमारे ब्रेन को स्लज कर देती है। हम चीज़ें भूलने लगते हैं। और इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। कमरे में गए, कुछ ढूंढने गए, यही भूल गए क्या ढूंढने गए थे। किचन में गए, कुछ सामान लेने के लिए सामान ही भूल गए। तो ऐसी कंडीशन होती है ब्रेन फॉग के अंदर, और ये डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये होता है ब्रेन फॉग। सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचान होगी कि ब्रेन फॉग हुआ है, कैसे समझ में आएगा। देखो, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगी, आप चीज़ों भूलना शुरू हो जाओगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपने मुझे अपना नाम बताया, या फिर मैंने अपना नाम बताया आपको और आप मेरा नाम भूल गए। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से हुआ, अरे इसका नाम तो कुछ तो था, क्या था ये रिकॉल नहीं होगा। अपॉइंटमेंट थे डॉक्टर के, यार आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, 5 बजे का अपॉइंटमेंट है, 5 बजे का टाइम भूल गए। कि जिस टाइम किसी का बर्थडे होता है, यार 12 बजे हम विश करेंगे, भूल गए। दैट इज ब्रेन फॉग। ठीक है, वर्ड्स को भूल गए। कंसंट्रेशन होने में डिफिकल्टी होती है। कोई कुछ बात कह रहा होता है, हम भले उसको देख रहे हैं, हम सुनना चाह रहे हैं उसको, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ये सब सिम्टम्स हैं जो ब्रेन फॉग में होते हैं। मेंटल फटीग होती है, हमारा दिमाग हमेशा ऐसा लगे जैसे भारी भारी सा, थका थका सा, दिमाग के अंदर कुछ है ही नहीं। ऐसा लगेगा यार दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है। चाहे कितना भी रेस्ट कर लो, फिर भी हमारा दिमाग इसी तरीके से रिएक्ट करता है। जो थिंकिंग प्रोसेस है, मेजरमेंट की, कैलकुलेशन की, वो बहुत स्लो हो जाती है। इंफॉर्मेशन को एकदम से क्विकली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। और ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है, धुंधला धुंधला सा, याद तो है पर याद नहीं है। दैट इज स्लो थिंकिंग। पर्स में रखे थे कुछ पैसे, कुछ तो था, हमें हमें लगेगा कि चलो ठीक है, हमने 2,000 रुपये रखे थे। कुछ टाइम बाद हम भूल जाएंगे हमने कितने रखे थे। याद आएगा यार 2,000 रखे थे या 3,000 रखे थे। दैट इज स्लो थिंकिंग। सोचना कम हो जाएगा धीरे धीरे। कंफ्यूजन होने लगेगा। डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन लेने में आपको दिक्कतें आने लगेंगी कि यार पहले तो मैं बहुत अच्छे से डिसीजन ले पा रहा था, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा। दैट इज कॉज ऑफ ब्रेन फॉग। हमेशा ऐसा डरा डरा सा रहना शुरू हो जाएगा ब्रेन फॉग की वजह से। लोगों से अवॉइडेंस शुरू हो जाएगी ब्रेन फॉग की वजह से। ठीक है। और जो ब्रेन में क्लैरिटी होती है कि यार मुझे इसी रास्ते पर जाना है, ये मुझे पता है कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, ये मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे हैं सोचेंगे कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, हो सकता है इसमें अच्छा कर ले, ऐसा कर लेते हैं, हो सकता है इसमें हमें अचीवमेंट मिल जाए, सब चीज़ ट्राई कर ले। तो मेंटल क्लैरिटी ना होना भी एक रीज़न है ब्रेन फॉग का। तो फजीनेस होगा, अनक्लियर होंगे थॉट, समझ में नहीं आएगा, डिसीजन मेकिंग बहुत कम हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम हो जाएगा, चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब रीज़न है ब्रेन फॉग के। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्यों होगा, ठीक है, ये सब तो सिम्टम्स हो गए, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है। तो पहला जो रीजन है वो है लैक ऑफ स्लीप। कभी ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर बोलते हैं, सबको पता है कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि अगर 5 घंटे की नींद है, 6 घंटे की नींद है, तो दिमाग ना ऐसा भारी भारी सा रहता है, कुछ भी सोचना समझना। इवन तो अगर रोड क्रॉस भी करते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। ऐसा लगता है कि यार
मतलब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हैजी हैजी सा। तो वो लैक ऑफ स्लीप की वजह से, क्योंकि स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो याद करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है और वो ब्रेन फॉग की तरफ मूवमेंट करती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी अगर आप लोगों को रहती है तो ये भी ब्रेन फॉग के सिम्टम्स को बढ़ा देती है। एंजाइटी, हमेशा घबराहट रहनी, हमेशा मेंटल ड्रेनेज रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जॉक्शन रहना कि यार बस क्या है, क्यों है, ये चीज़ें होना स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से। डाइट अगर बहुत अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशंस अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं है तो भी ब्रेन फॉग हो सकता है। तो पुअर डाइट ना रखें, बोलते हैं ना पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और ब्रेन फॉग की कंडीशन को इम्प्रूव करती है। न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, चाहे B12 हो, चाहे विटामिन ए हो, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन के, किसी भी तरीके का जो विटामिन है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए। और ब्रेन के फंक्शन अगर अच्छा रहेगा तो ब्रेन फॉग कम होगा। और क्या सिम्टम्स है, अगर बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, यार मुझे मीठा बहुत पसंद है, बर्फ़ी भी खा ली, लड्डू भी खा लिया, ठीक है, चाय भी पी ली मीठी, फिर कॉफ़ी भी पी ली और उसके बाद हलवा भी खा लिया, अगर बहुत फ्रूट्स भी खा रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं, भाई अनाज भी, उसमें भी तो शुगर है। तो अगर बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक हो रहा है और रेगुलर हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेंटल फॉग हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है कि भाई थायराइड की दिक्कत है, कॉर्टिसोल की दिक्कत है, सेक्स हार्मोन्स की दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग की कंडीशन हो सकती है। कुछ कंडीशन ऐसे हैं जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है, प्री मेनोपॉज है, मेनोपॉज से पहले की कंडीशन, पीसीओएस है, आपने सुना होगा, पीसीएस बहुत कॉमन है। इन सब कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग होने की कंडीशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब सिम्टम्स जो हैं, जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इस कंडीशन में बढ़ जाती है। तो अक्सर जिन फीमेल्स का पीसीओएस बढ़ेगा उनको भूलने की बीमारी या फिर जो पोस्टपार्टम जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम वाली फेज जो होती है, वो भी फीमेल्स की बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हार्मोन इम्बैलेंस्ड रहते हैं और ब्रेन फॉग उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, अगर कोई एंटी हिस्टामिन्स ले रहा है, ठीक है, अगर डिप्रेशन की कोई दवाई ले रहा है, अगर कोई एलर्जी से रिलेटेड कोई दवाई ले रहा है, अगर सिडेटिव्स ड्रग कोई ले रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, एंजाइटी अगर किसी को बहुत ज़्यादा होती है उसकी अगर कोई दवाइयाँ ले रहा है, स्लीप की से रिलेटेड कोई अगर दवाइयाँ ले रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा कंडीशन है ब्रेन फॉग के, तो भी बहुत ज़्यादा मेंटल क्लाउडीनेस बनी रहेगी। लॉन्ग टर्म के मेडिसिन के यूज़ से भी ब्रेन फॉग हो सकता है, क्योंकि हमारे जो याद करने की जो कैपेसिटी है उसको ये ड्रेन करता है, उसको बहुत ज़्यादा कम करता है। आपने सुना होगा कि ये बच्ची ना इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि इसकी बचपन से बहुत दवाइयाँ चली हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। जैसे कि पेन किलर्स हैं, दर्द हुआ कहीं भी शरीर में, कहीं भी दर्द हुआ, ले भैया पेन किलर खा ली, ठीक है, नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल्स खा ली। तो ये सब क्या करती है, हमारे ब्रेन पे जाके इनका असर दिखता है। और क्या असर दिखता है, ये हमारे याद करने की क्षमता को, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को कम करती हैं। क्रॉनिक इलनेस है, मेडिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बीमार अगर रहते हैं, अगर बहुत कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेन फॉग के। तो ये सब क्या है, रीजन है ब्रेन फॉग के। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब मान लो अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स का एक्सपोजर है, रेडिएशन का आसपास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल के घिराव में रहते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा हेल्थ डिजीज होने के चांसेस के साथ साथ जो ब्रेन कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं रिटार्ड होती है। जो ब्रेन है वो भी कहीं ना कहीं उसकी जो क्षमता है याद करने की, कॉग्निशन की, वो भी खराब होती है। और ऑफ कोर्स एज इज द मेजर फैक्टर। धीरे धीरे एज के साथ साथ याद करना धीरे धीरे कम हो जाता है। हम अभी यंग हैं, हमें चीज़ें याद रह सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जिस एज में बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी जो याद करने की कैपेसिटी है वो भी कम होती चली जाएगी। हो सकता है अभी मैं तुम्हें जो चीज़ें बता रही हूँ वो उस टाइम बुढ़ापे में जाके मैं भूल सकती हूँ, तो हो सकता है
और बहुत बार ऐसा हो भी जाता है, आप भी देखते होंगे कि यार उन मैम ने ऐसा कुछ पढ़ाया था या बताया था, लेकिन क्या बताया था वो हमें दोबारा से वीडियो में देखना पड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन फॉग है कहीं ना कहीं, लैक ऑफ अटेंशन। अब इसमें हमारी जो डेली लाइफ हो वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, या क्या होता है अगर, ठीक है ब्रेन फॉग हो गया, सिम्टम्स हमें पता चल गए, रीज़न हमें पता लग गया, लेकिन उससे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? तो हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो पढ़ाई में हो, वो हमारा काम सही से नहीं होगा, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाएंगे अपने टास्क पे। मुझे आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे आज फार्माकोलॉजी खतरनाक तरीके से एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो क्या मैं पढ़ पाऊंगी? नहीं पढ़ पाऊंगी। हमारे वर्क पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, हमारे रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमसे कोई मिला, हमने कुछ बात डिस्कस करी, यार तुझे वो बात याद है, हम लोग वहाँ गए थे, हमने ऐसा कुछ किया था, हमने चाय पी थी, हमने ये गप्पे मारे थे, हमने इस बात पे डिस्कस किया था, हमें याद नहीं रहेगा, तो यार तुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, तो असर पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर अगर हमारा मेंटल, हमारा माइंड अगर एग्जॉस्ट हो गया है, ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन हो गई है, तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, हमारी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करती है जैसे हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस, हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, तो हमें लगेगा ना यार मुझे चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं, फिर मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाऊंगा, हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, है ना, हमेशा थका हारा सा। तो फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। अब इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज करना भी है कि मैनेज आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो नींद को प्रॉपर लेना है, 7 से 8 घंटे लें। आपको अगर आप 4 घंटे सो रहे हैं तो उसको उसकी टाइमिंग बढ़ाएं, क्योंकि ये रीज़न था। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को मैनेज करें। आप किसी साइकेट्रिस्ट को मिल सकते हैं, आपका कोई अगर अपना है आप उससे शेयर कर सकते हैं अपनी दिल की बातों को, कोई ऐसा जो आपकी बातों को अपने तक सीमित रखे, लेकिन यस स्ट्रेस को कम करे। अगर डाइट प्रॉपर नहीं है कि सुबह जा रहे हैं, सुबह खा रहे हो, पूरे दिन भूखे हो, फिर शाम को खाया खाया नहीं खाया सो गए कि ठीक है चल कल खा लेंगे, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की कमी से भी ब्रेन फॉग होता है, बताया था। एक्सरसाइज रेगुलर करें, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और ब्रेन फॉग की कंडीशन को कम करेगी। हेल्थ इश्यूज अगर हैं बॉडी में किसी भी तरह के, अगर कोई इलनेस है उसको ट्रीट करें, उसको क्योर करें, क्योंकि अगर बॉडी सही रहेगी तो ब्रेन हमारा सही रहेगा। बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय ले रहे हैं, हर आधे घंटे में चाय ले रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, तो शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लड्डू मिठाई खूब चल रहे हैं, तो ये बहुत कम कर दें, क्योंकि शुगर बढ़ेगा तो ब्रेन फॉग होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर कॉग्निशन एक्सरसाइज करेंगे, कॉग्निटिव एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा। मेडिटेशन है, योगा है, ये सब क्या करती हैं? हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो तभी अगर कोई भी साइकेट्रिस्ट से अगर आप मिलते हैं तो वो आपको योगा मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है। तो इस तरीके से हम ब्रेन फॉग को मैनेज कर सकते हैं। ये था हमारा छोटा सा वीडियो ब्रेन फॉग के ऊपर। अगर आपको इसी तरीके से हमारे साथ ये वीडियो पसंद आ रही है और कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम उसके बारे में डिस्कस करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने एक सवाल भी पूछा था कि ब्रेन फॉग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनट्रीटेड रहता है, तो इससे होने वाली बीमारी तो हो सकता है एमनेशिया हो जाए, डिमेंशिया हो जाए, एल्जाइमर्स हो जाए। और इन तीनों के जो मैंने नाम लिए हैं, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे कोर फार्मेसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करते रहें, और हमारा जो पेज है फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर, उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।